ग्रहों का राजादि विभाग है। उस राजादि विभाग में सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, गुरु और शुक्र मंत्री हैं, शनि भृत्य है, नौकर है, और राहु और केतु सैनिक है। यह एक राजादि विभाग है। यह राजादि विभाग आपको बृहद जातकम में भी देखने को मिल जाएगा, जातक पारिजात में देखने को मिल जाएगा। ज्योतिष का कोई भी फलित ज्योतिष का ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो बहुत संभावना है कि निश्चित रूप से यह राजादि विभाग आपको कहीं न कहीं वहाँ फलित के ग्रंथों में देखने को मिलेगा। अब इस राजादि विभाग में कई सारे प्रश्न हैं। यह जो सूर्य और चंद्रमा हैं, यह सूर्य और चंद्रमा ही समस्त लोकों में शासन कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं जयपुर में, वो कहीं साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें उनको एक श्लोक मिला जिसका भाव यह था कि सूर्य और चंद्रमा ही समस्त पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो उनका यह प्रश्न था कि सूर्य और चंद्रमा ही समस्त पृथ्वी पर शासन करते हैं, यह बात तो ठीक है, क्या इसको थोड़ा और गंभीरता से समझा जा सकता है? क्या इसमें कुछ और ज्योतिषीय दृष्टि हो सकती है? तो उनके ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ये चिंतन किया। आप सभी लोग जानते हैं कि धरती के एक भाग में सूर्य का उदय होता है और दूसरे भाग में चंद्रमा का उदय होता है। धरती का एक भाग उजाले से प्रकाशित होता है तो दिन होता है, सूर्य का शासन। दूसरे भाग में रात्रि होती है, वहाँ चंद्रमा उदित होता है तो चंद्रमा का शासन। तो समस्त पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा बारी बारी से उदय होकर के शासन करते हैं। ये तो सामान्य भाव है ही, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ही समस्त पृथ्वी पर शासन करते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा और चिंतन किया जा सकता है, और इसी चिंतन के अंतर्गत हम लोग राजादि विभाग को भी समझेंगे कि यह राजादि विभाग की क्या व्यवस्था है, राशि का बंटवारा किस प्रकार से है, किन किन ग्रहों को कौन कौन सी राशियाँ प्रदान की गई हैं, किस प्रकार से प्रदान की गई हैं। और जब हम यह बात करते हैं कि शुक्र भी मंत्री है और गुरु भी मंत्री है, तो दोनों मंत्री हैं, तो दोनों का कार्यभार क्या है, शुक्र किन विषयों को देखता है, गुरु किन विषयों को देखता है, शुक्र के का जो मंत्री पद है, शुक्र के मंत्री पद में कौन कौन से विषय आते हैं, और बृहस्पति का जो मंत्री पद है, उस बृहस्पति के मंत्री पद में कौन कौन से विषय आते हैं। शुक्र का मंत्री पद बृहस्पति के मंत्री पद से कैसे अलग है, बृहस्पति का मंत्री पद शुक्र के मंत्री पद से कैसे अलग है, इन सबको जातक में कैसे देखा जा सकता है, ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है वह किस प्रकार से है, इनको लौकिक उदाहरणों के द्वारा कैसे समझा जा सकता है, इन सभी बातों का विचार, इन सभी बातों पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया कि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। राजा बैठते हैं सिंहासन में। तो 12 राशियों में सिंहासन कौन सा है? 12 राशियों में सिंहासन है सिंह राशि, नाम में ही सिंह लगा है। तो सिंह राशि के स्वामी हो गए भगवान सूर्य। रानी है चंद्रमा। तो शासन के समय रानी कर्क राशि में बैठेगी, सूर्य के दाहिनी ओर। अब देखिए, सिंह राशि में भगवान सूर्य विराजमान हैं, उनके दक्षिण भाग में कर्क राशि है। कर्क राशि में उनकी रानी चंद्रमा विराजमान है, जो राज सत्ता को संभालेगी। तो यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि एक चीज, यह मंतव्य एक और भी है कि यह जो पद है वह पद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, न कि वह साक्षात ग्रह ही। चंद्रमा भी पुरुष ग्रह है, पुरुष है। जब आप पुराणों में चंद्रमा की कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो चंद्रमा ही पुरुष है, सूर्य भी पुरुष है। लेकिन जो मंत्री जो उनका पद है, वह पद पुल्लिंगवाची है और स्त्रीलिंगवाची है। इसलिए मैं चंद्रमा को रानी कहकर संबोधित कर रहा हूँ। और चंद्रमा का पद स्त्रीलिंगवाची होने से ही चंद्रमा और शुक्र इन दोनों की जो है स्त्री ग्रहों में संज्ञा होती है, उनके पद के ही कारण। स्त्री ग्रहों में चंद्रमा की और शुक्र की संज्ञा मानी जाती है, अन्य ग्रहों की पुरुष ग्रह में संज्ञा मानी जाती है। तो यह जो पद है चंद्रमा का और जो पद है शुक्र का, वह स्त्रीवाची है। तो सूर्य राजा की तरह है, अपने सिंहासन पर विराजमान है। शासन करने के लिए, शासन करना है तो रानी भी होनी चाहिए, तभी शासन होगा।
भगवान राम जी के दरबार में भी आपने देखा होगा, भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता माँ दोनों विराजमान होते हैं सिंहासन पर। तो भगवान सूर्य भगवान विराजमान हैं सिंह राशि में, उनका आसन लगा है। बगल में ही उनके दक्षिण भाग की ओर चंद्रमा, जो ग्रहों में रानी कही जाती हैं, उनका आसन लगा हुआ है कर्क राशि में। तो सिंह राशि में सूर्य का आसन, कर्क राशि में चंद्रमा का आसन। अब देखिए इधर भी राशियों का विस्तार हो गया। सिंह के बाद कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इधर भी राशियों का विस्तार है। सूर्य के ओर मंत्रिमंडल इधर भी तो होंगे, दोनों ओर मंत्री बैठेंगे। यहाँ पर हम बैठे हैं तो यहाँ राजा है, यहाँ रानी है, फिर इस प्रकार से मंत्रियों का भी तो विस्तार होगा, दोनों ओर कुर्सियां लगी होंगी। एक तरफ राजा की तरफ से कुर्सियां लगी हैं, एक तरफ रानी की ओर से इधर कुर्सियां 6-7 लगी हैं। तो यहाँ सूर्य विराजमान है, इधर प्रत्यक्ष में लगी हैं कुर्सियां। किसकी किसकी? कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, और इधर भी लगी हैं कुर्सियां। मिथुन राशि, कर्क में तो चंद्रमा बैठा ही है। मिथुन राशि, वृष राशि, मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, इस प्रकार से यह मंत्रिमंडल का जो पद है, पद का जो एक सजावट है, वह सब कुछ तैयार हो गया। अब सिंहासन पर सूर्य भगवान बैठे हैं, राज सिंहासन पर, जहाँ पर शासन करना है। उनके बगल में कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में ये सभी राशियाँ आ गई, मिथुन, वृष, मेष, मीन और कुंभ। और सूर्य के अधिकार क्षेत्र में भी ये सभी राशियाँ आ गई, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। अब ये लोग अपनी अपनी राशियाँ ग्रहों को देंगे, वरीयता क्रम से देंगे। सबकी अपनी अपनी वरीयता है, वरीयता क्रम से देंगे। युवराज है बुध। बुध जो है वह बायोलॉजिकल फादर, बुध का बायोलॉजिकल फादर है चंद्रमा। चंद्रमा बुध का बायोलॉजिकल फादर है। आधुनिक भाषा में थोड़ा समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चंद्रमा का जैविक पिता, बुध का जैविक पिता चंद्रमा है। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई है, तो बुध का पुत्र माना जाता है चंद्रमा। और सूर्य जो है उसने चंद्रमा को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। तो बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य का भी पुत्र है, और बुध ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा का भी पुत्र है। इसके बारे में जिनको जानने की विशेष जिज्ञासा होगी वो इस पौराणिक कथा को सुनेंगे। पुराणों में इसकी कथा आती है, अथवा कभी मैं ही इस कथा को विस्तार से लाइव आकर के आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी संक्षेप में यही समझिए कि चंद्रमा पिता है बुध का, और सूर्य भी पिता है बुध का। बुध जो है सूर्य का दत्तक पुत्र है, और बुध चंद्रमा का जैविक पुत्र है। तो इस प्रकार से चंद्रमा भी पिता है और बुध भी पिता है। चंद्रमा को चूंकि रानी संज्ञा है चंद्रमा की ग्रहों के मंत्रिमंडल के विस्तार के समय, इसलिए बुध को, चंद्रमा को बुध की माता भी कह दिया जाता है। सूर्य पिता है, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, ऐसा भी कह दिया जाता है। तो चलिए, बुध युवराज है। राजादि विभाग में क्या है? बुध युवराज है। युवराज है, सूर्य का भी प्रिय है, चंद्रमा का भी प्रिय है। तो एक एक पद, सूर्य के जस्ट बगल में युवराज की कुर्सी लगेगी भाई, राजा का पुत्र है, तो सूर्य के जस्ट बगल में रानी बैठ गई चंद्रमा, उसके बाद तुरंत युवराज का पद लगेगा और युवराज की कुर्सी लगेगी। तो युवराज के लिए 2 अधिकार क्षेत्र बन गए। एक सूर्य ने दे दिया, तो सिंह राशि के बगल में कन्या राशि है, कन्या राशि दे दिया सूर्य ने चंद्रमा उसको, बुध को। और चंद्रमा के कर्क राशि के बगल में चंद्रमा के पास मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि दे दिया चंद्रमा ने बुध को। तो बुध के 2 राशि हो गए, एक सूर्य की ओर से कन्या और चंद्रमा की ओर से मिथुन। अब देखिए, अब क्या चाहिए? अब चाहिए गृह मंत्रालय। अब चाहिए गृह मंत्रालय। सबसे ज़्यादा राजा के बाद, आप देश में भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है गृह मंत्री। तो राजा के बाद सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं गृह मंत्री के पास। और हमारे मंत्रिमंडल में गृह मंत्री है शुक्र। इसलिए जातकालंकार में शुक्र को अंतेवासी भी कहा गया है। शुक्र अंतेवासी ग्रह है, उसका नाम ही अंतेवासी है, अंदर रहता है, आंतरिक मामलों को संभालता है, गृह मंत्री।
तो उसके बाद कन्या राशि तो इसको मिल गई बुध को। कन्या के बाद कौन सी राशि होगी? तुला राशि। तो सूर्य के अधिकार क्षेत्र से, सूर्य के पक्ष से तुला राशि मिल गई शुक्र को। चंद्रमा के पक्ष से मिथुन राशि बुध को मिल गई थी, मिथुन के बाद वृष राशि है। तो वृष राशि चंद्रमा के पक्ष से वृष राशि और सूर्य के पक्ष से तुला राशि, ये दो राशियां मिल गई, ये दो राशि मिल गए शुक्र को। शुक्र गृह मंत्री है, सबसे ज्यादा अधिकार शुक्र का है, सबसे ज्यादा पावर सूर्य के बाद सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाला ग्रहों के मंत्रिमंडल में कोई ग्रह है तो शुक्र है। और इसको आप और अच्छे तरीके से आसमान पर भी देख सकते हैं, इसको आप आसमान पर भी देख सकते हैं। शुक्र कभी भी, फलित ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी बताऊंगा और सिद्धांत ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी बताऊंगा, शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं, शुक्र बुध कभी भी सूर्य से बहुत दूर नहीं जाते हैं। उनका अधिकाधिक अंतरण 88 डिग्री होता है, सूर्य के पास ही रहते हैं दोनों, बुध भी और शुक्र भी सूर्य के पास ही रहते हैं। जब आप आकाश में प्रत्यक्ष देखेंगे ना, तो सभी ग्रहों में राजा रानी को हटा दें, सूर्य चंद्रमा को हटा दें, राजा रानी के बाद अन्य जो शासन आ गया, बुध गुरु, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन सब में सबसे ज्यादा तेज चमकता हुआ नजर आता है शुक्र। अधिकार है उसका, गृह मंत्री है, सूर्य के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सूर्य के साथ रहता है, ज्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, सूर्य के साथ रहता है, सूर्य के साथ उसकी घनिष्ठ तालमेल है। तो हो गया शुक्र क्या है? मंत्री है। कैसा मंत्री है? सभी आंतरिक मामले देखता है, गृह मंत्री है। सूर्य के बाद सबसे शक्तिशाली मंत्रालय, राजपद के बाद सबसे शक्तिशाली मंत्रालय शुक्र के पास है। अब शुक्र का हो गया। अब इसके बाद चाहिए रक्षा मंत्री, जो रक्षा करे। तो हमारे ग्रहों में जो सेनापति है वो मंगल है। गृह मंत्री के बाद शक्ति होती है रक्षा मंत्री के पास, जो रक्षा मंत्रालय को संभालता है। तो हमारे ग्रहों में रक्षा मंत्री के अध्यक्ष हैं, या रक्षा मंत्री का पद है मंगल के पास। मंगल सेनापति है, मंगल रक्षा मंत्री है, तो उसको मिल गया अधिकार। शुक्र के बाद मंगल को अधिकार मिला। तुला राशि शुक्र को मिल गई, तुला के बाद वृश्चिक राशि है, सूर्य के अधिकार क्षेत्र में वृश्चिक राशि है। तो सूर्य अपने अधिकार क्षेत्र से वृश्चिक राशि देता है मंगल को, और चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में वृष के बाद मेष राशि है, तो मेष राशि चंद्रमा अपने अधिकार क्षेत्र से मेष राशि देता है मंगल को। तो मंगल को वृश्चिक और मेष, वृश्चिक राशि सूर्य के अधिकार क्षेत्र से और मेष राशि चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र से। ये सभी चीजें मिलेंगी आपको, ये सभी चीजें मिलेंगी। मेष राशि वाले अस्थिर चित्त के होते हैं, वृश्चिक राशि वालों का चित्त मेष वाले की अपेक्षा ज्यादा स्थिर होता है, अपने विचारों के ज्यादा दृढ़ होते हैं। ये सभी बातें आपको व्यवहार में मिलेंगी, देखने को मिलेगा। कौन से किस ग्रह के अधिकार क्षेत्र से राशि मिली है तो उसका क्या फल है, ये सब बहुत गंभीर बातें बता रहा हूँ। इन सब बातों पर चिंतन करने से आपके फलादेश पर और अधिक पुष्टता आ जाएगी। तो मंगल को मेष राशि चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र से, मंगल को वृश्चिक राशि सूर्य के अधिकार क्षेत्र से प्राप्त हो गया। मंगल के पास रक्षा मंत्रालय है। इसके बाद जरूरत हमको पड़ती है जो विदेशों से मामला संभाले, जो विदेशों के मामले को संभाले, जिसको हम कहते हैं विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं। विदेश मंत्री बाह्य मामलों को संभालने के लिए, तो बाह्य मामलों को संभालते हैं हमारे गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति बाह्य मामलों को संभालते हैं। तो हो गया कि नहीं? बृहस्पति के और शुक्र के दोनों ही मंत्री हैं। बृहस्पति भी ग्रह मंडल में मंत्री है, शुक्र भी ग्रह मंडल में मंत्री है। दोनों के कार्य में, दोनों के पद में अंतर है। शुक्र कैसा शुक्र के पास जो मंत्री पद है वो कैसा है? शुक्र सभी आंतरिक मामलों को संभालता है, गृह मंत्री है। बृहस्पति सभी प्रकार के बाह्य मामलों को संभालता है, वह विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स देखता है। यह अंतर है, मूलभूत अंतर है बृहस्पति और शुक्र के मंत्री पद में, व्यवहार में, अधिकार क्षेत्र में। यह मूलभूत अंतर है। तो शुक्र आंतरिक मामलों को संभालेगा और बृहस्पति बाह्य मामलों को संभालेगा। अब देखिए, सूर्य के अधिकार क्षेत्र में धनु राशि है, तो धनु राशि सूर्य की ओर से धनु राशि मिल गया बृहस्पति को, और चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में मीन राशि है, तो मीन राशि मिल गया बृहस्पति को चंद्रमा की ओर से, सूर्य की ओर से धनु राशि
और चंद्रमा की ओर से मीन राशि। ये 2 राशियां मिल गई बृहस्पति को। बृहस्पति आंतरिक मामलों को संभालता है। इसके बाद बच गया सूर्य के अधिकार में मकर राशि और चंद्रमा के अधिकार में कुंभ राशि। तो ये दोनों मकर और कुंभ राशियां शनि को दी गई हैं। शनि सेवक है, सेवा करता है, तो यह सेवा कर्म शनि के अंतर्गत है। तो ऐसे शनि को सूर्य की ओर से मकर राशि, चंद्रमा की ओर से कुंभ राशि दिया गया है। इस प्रकार से ग्रहों के मंत्रिमंडल का विस्तार है, इस प्रकार से ग्रहों के राजादि विभाग का विस्तार है। और यही इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए उन सब का उत्तर भी इसमें समाहित है। और इसी प्रकार से समस्त 12 राशियां सूर्य और चंद्रमा के ही अधिकार क्षेत्र में होती हैं, यह बात भी स्पष्ट हो गई। सूर्य और चंद्रमा ही अन्य ग्रहों को नियुक्त करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो सारे अधिकार क्षेत्र प्रधानमंत्री के पास होते हैं। वह अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करके मंत्रियों को विभिन्न पद प्रदान करता है कि आप सांसदों को नियुक्त करता है कि आप फला सांसद फला मंत्री पद को ग्रहण करिए, उस मंत्री पद के अंतर्गत ये कार्यभार होंगे। इस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार करता है प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से जो राजा है सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों मंत्रिमंडल का विस्तार करके ग्रहों को राशियां प्रदान करते हैं। वास्तव में सभी राशियां सूर्य और चंद्रमा की ही हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की सभी राशियां हैं। विंशोत्तरी के अलावा चर दशा भी होती है। चर दशा में राशियों की दशा आती है। कभी न कभी कोई न कोई राशि की दशा आएगी और सभी राशियां सूर्य और चंद्रमा की हैं। बिना दशा के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। दशाएं तो कोई न कोई चलेंगी। सभी दशाएं सूर्य और चंद्रमा की हैं, सभी राशियां सूर्य और चंद्रमा की हैं। तो हो गया कि नहीं, समस्त लोकों में सूर्य और चंद्रमा का आधिपत्य, समस्त लोकों को सूर्य और चंद्रमा का नियंत्रण समस्त लोकों में हो गया कि नहीं। इस प्रकार विंशोत्तरी दशा का भी आप ग्रहण करें तो भावेश जानते किस पर हैं, राशि के आधार पर ही तो जानते हैं किस भाव में कौन सी राशि है। जिस भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी उस भाव का भावेश होगा। भावेश के आधार पर विंशोत्तरी दशा का फल कहते हैं। भावेश का ज्ञान भाव और राशि से होता है। राशियां किसके अधिकार क्षेत्र में हैं, सूर्य और चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है 12 राशियां। तो हो गया इस तरीके से विंशोत्तरी में भी हो गया कि नहीं समस्त लोकों में सूर्य और चंद्रमा का शासन। तो इस प्रकार से जब गंभीर चिंतन किया जाता है, एक विचार मन में आया, वह सब मैंने आपको बताया। एक और विचार आ रहा था कि जिस प्रकार से चंद्रमा का पद है उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का पद है, बहुत अधिकार से युक्त। जिस प्रकार सूर्य का पद है उस प्रकार से राष्ट्रपति का पद है। दोनों में थोड़ा मूलभूत अंतर तो है। जहाँ पर उच्छृंखलता ज़्यादा है, आप भारत विश्व में देख सकते हैं, जहाँ पर जिन देशों में उच्छृंखलता ज़्यादा है वहाँ पर प्रधानमंत्री को ज़्यादा अधिकार है, मतलब चंद्रमा के पद को ज़्यादा अधिकार है। और जहाँ पर स्थिरता ज़्यादा है वहाँ पर राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार है, मतलब सूर्य को ज़्यादा अधिकार है। यह भी एक चिंतन मेरे इसमें आ रहा था। ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, आप स्वयं भी चिंतन करें, अनुभव करें। और यह सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वह मेरे मन का ही केवल चिंतन है या मेरी केवल कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पर्याप्त प्रमाण हमारे पूर्वाचार्यों ने दिए हैं। जो लोग प्रमाण इन सब के बारे में ढूंढना पढ़ना चाहते हैं वो देवकी नंदन खत्री जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है ज्योतिष रत्नाकर, अथवा सुखदेव चतुर्वेदी जी की व्याख्या पढ़ सकते हैं भुवन दीपक पर, अथवा कृष्णकांत पाठक जी या पांडे जी, कृष्णकांत तो नाम फिक्स है, उसके बाद टाइटल मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, वह आप पढ़ सकते हैं भुवन दीपक उनका। तो ये 3 पुस्तकों का मैंने नाम बताया है। अन्य भी ग्रंथों में जिक्र हैं, अभी जो तत्काल में स्मरण है, पहले कभी पढ़ा था, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। जो भी चर्चा मैं करता हूँ अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करता हूँ शास्त्रीय आधार पर ही चिंतन करूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं कोई बहुत जानकार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। शास्त्रों से ही पढ़ करके कुछ चीज़ें अपनी ओर से थोड़ा सा वो करके शब्दों का चयन करके सरल रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। बस इतनी भर बात है। अपने शब्दों में शास्त्रीय बातों को रखने का प्रयास करता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, एक कुछ नया चिंतन मिला होगा, कुछ नई और अद्भुत जानकारी मिली होगी। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको निश्चित रूप से यह चिंतन सुन करके सुख मिला होगा। इसी आशा के साथ इस लाइव को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोगों को यदि ऐसा कुछ अच्छा लगा हो तो अपने विचार अवश्य रखें और अधिक से अधिक लोगों तक इस विचार को पहुँचाने में सहायता करें। इसको शेयर कर सकते हैं, इसके लिए इजाज़त की आवश्यकता नहीं है। सभी को जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।